राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे डिक्री एवं ऑर्डर में क्या अंतर है, आज्ञप्ति एवं आदेश में क्या अंतर है। ये प्रश्न अक्सर मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है और इंटरव्यू में अक्सर पीसीएसजे में पूछा जाता है कि डिक्री एवं आदेश में क्या अंतर है। और मुख्य परीक्षा का तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ही है। दूसरा, इतना ही नहीं, एकेडमिक एग्जाम में भी एलएलबी में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिक्री एवं आदेश में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को डिक्री के बारे में समझाया है, डिक्री के आवश्यक तत्व बताया, डिक्री में डीम्ड डिक्री क्या होता है इस पे भी अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाया। इस वीडियो में हम लोग केवल चर्चा करेंगे डिक्री एवं आदेश में क्या अंतर है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और यदि किसी बच्चे को पीसीएसजे एपीओ एचजेएस की तैयारी करना है या मेंस का आंसर राइटिंग करना है, यानी मेंस का जो है टेस्ट सीरीज शुरू करना है, तो इस नंबर पे वो संपर्क कर सकता है। इसके अलावा भी किसी को कानून से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो इस नंबर पे वो संपर्क कर सकता है। आइए हम लोग समझते हैं डिक्री एवं आदेश में क्या अंतर है। डिक्री एवं आदेश में अंतर सीपीसी में कहीं नहीं बताया गया है। पूरे सीपीसी में यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में डिक्री एवं आदेश में कहीं अंतर बताया नहीं गया है। डिक्री और आदेश को समझने के पश्चात दोनों से अर्थ निकाले जाते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर है। तो अलग अलग बुकों में, अलग अलग टीचर्स के नोट्स में आपको थोड़े बहुत वेरिएशन अंतर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मैं न केवल अंतर आप लोगों को बताया हूं बल्कि डिक्री एवं आदेश में क्या सिमिलरिटीज हैं इसको भी समझाने का प्रयास किया हूं। डिक्री को आज्ञप्ति भी कहते हैं। डिक्री इंग्लिश वर्ड है, आज्ञप्ति उसकी हिंदी शब्द है, लेकिन ये डिक्री के नाम से ज़्यादा फेमस है। आज्ञप्ति बहुत कम लोग इसको जानते हैं। एवं आदेश, आदेश को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं और हिंदी में उसको आदेश कहते हैं। तो डिक्री या आज्ञप्ति एवं आदेश में अंतर। सबसे पहले मैंने इसमें समानता पे चर्चा किया है, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि दोनों की उत्पत्ति न्यायालय के निर्णय से होती है। जाहिर सी बात है, यानी चाहे डिक्री हो या ऑर्डर हो जब न्यायालय कोई निर्णय देगा तो उसका निर्णय ही डिक्री या ऑर्डर होता है। तो हर एक डिक्री या ऑर्डर न्यायालय के निर्णय से ही उत्पत्ति होती है या न्यायालय के निर्णय से ही निकल के आता है। दूसरा समानता है कि सामान्यतया दोनों ही कार्रवाइयों का उद्देश्य न्याय की स्थापना करना है। जी हाँ, चाहे डिक्री पास किया जा रहा हो या आदेश पास किया जा रहा हो, दोनों का अल्टीमेट गोल क्या है? उस विवादित विषय को जो कोर्ट के समक्ष लाया गया है उसका अंतिम रूप से निस्तारण करके पक्षकारों के मध्य न्याय की स्थापना करना। तो दोनों का ही ऑब्जेक्ट न्यायालय के उद्देश्य, दोनों का ही ऑब्जेक्ट न्याय की प्राप्ति करना होता है। ये अलग की बात है, एक मुख्य होता है, एक सहायक के रूप में काम करता है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन दोनों को मिला देंगे तो दोनों का ही ऑब्जेक्ट एक ही होता है कि उस विवादित विषय का जल्द से जल्द निस्तारण करके उसमें न्याय प्रदान किया जाए। अगली सिमिलरिटी यह है, दोनों ही कार्रवाइयां किसी वाद में की जाती हैं। ठीक है, सामान्यतः मतलब ये मैंने जनरल शब्द लिखा है, इसके मतलब कि इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं। दोनों ही प्रोसीडिंग सामान्यतया किसी वाद में होते भी हैं। वाद में भी ऑर्डर पास किया जाता है, डिक्री तो हमेशा वाद में ही होता है। और आदेश जो होता है कुछ दशाओं में वाद के साथ साथ अन्य प्रोसीडिंग में भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। लेकिन सिमिलरिटी की जब बात आएगी तो दोनों ही कार्रवाइयां सामान्यतया वाद में पास की जाती हैं, क्योंकि सीपीसी की बात है इसलिए ये समानता यहाँ लिख देना कोई गलत नहीं है। दूसरा समानता यह है कि दोनों ही कार्रवाइयां अपील एवं पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण योग्य होती हैं। जरा समझिए, बहुत महत्वपूर्ण समानता है कि चाहे ऑर्डर हो या डिक्री हो, दोनों में अपील भी की जा सकती है, दोनों में रिव्यू भी किया जा सकता है, दोनों में रिवीजन भी किया जा सकता है। ये अलग की बात है कि दोनों के ग्राउंड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों में ही अपील, रिव्यू, रिवीजन की छूट दी गई है।
तो ये तो आपने सिमिलरिटी देखा, मैंने मुख्यतः 2-4 सिमिलरिटी यहाँ पे लिखा हूँ। इसके अलावा भी समानता निकल के आएंगे, लेकिन वो समानता निकल के आएंगे, लेकिन इतना आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिक्री एवं आदेश में अंतर स्पष्ट करें, तब आप डिक्री एवं आदेश में अंतर लिखने के बाद सबसे पहले समानता लिखिएगा कि डिक्री एवं आदेश में निम्नलिखित समानताएं हैं। ये समानता लिखने के पश्चात फिर आप लिखिएगा कि उपरोक्त समानता के साथ साथ दोनों में निम्नलिखित अंतर है। अगर आप अपने आंसर में समानता के साथ साथ अंतर को दर्शाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो टेस्ट कॉपी होगी वो अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी बेहतर होगी, और ऐसे स्थिति में आप एक अधिक से अधिक मार्क्स गेन करने के प्रबल हकदार होंगे, और ऐसे स्थिति में आप सफलता के नज़दीक पहुंच जाएंगे। क्योंकि किसी भी बच्चे के आंसर शीट में सिमिलरिटी नहीं लिखी होती है, समानता नहीं लिखी होती है, बस सीधे लोग अंतर पे चले जाते हैं। और एक चीज़ हमेशा नोट करिए, जहाँ अंतर की बात आएगी वहाँ दोनों में समानता जरूर होगी। इतना ही नहीं, मैं चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, एविडेंस हो, कोई भी अंतर जब लिखवाता हूँ बच्चों को नोट्स में तो उसमें समानता जरूर लिखवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि समानता लिखवा देने से आपका जो उस पर पकड़ है, जो आपकी समझ है, वो बिल्कुल परिपक्व हो जाती है। आइए अब हम लोग अंतर देखते हैं। हाँ, आप इसको देख करके अपना नोट्स संक्षेप में तैयार कर लीजिएगा। अंतर पे मैंने इसमें चर्चा किया है कि केवल मैं डिक्री के बारे में लिखा हूँ, आर्डर के बारे में अंतर नहीं लिखा हूँ। आप कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, मैं डिक्री का अंतर बोलूँगा, ठीक है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। आर्डर का अंतर भी इसके साथ साथ बोल दूंगा, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा, या अगर छूट जाएगा तो वीडियो को बैक करके फिर से सुन के नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ मैंने डिक्री की परिभाषा संक्षेप में लिख दी है कि डिक्री यानी धारा 2(2) के अनुसार, ठीक है, ये डिक्री की तरफ की बात लिखी जा रही। पहला अंतर है कि धारा 2(2) के अनुसार न्याय निर्णय यानी ऐसा न्याय निर्णय की ऐसी, ठीक है, अनुसार न्याय निर्णय की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति जो किसी वाद में पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों पर अधिकारों का निश्चायक अवधारण होता है। यानी पक्षकारों के मध्य क्या हुआ कुल मिलाकर के ये कि न्याय निर्णय की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति जो किसी वाद में पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों पर अधिकारों का निश्चायक अवधारण होता है, वही डिक्री कहलाता है, ठीक है। यानी ये डिक्री की संक्षेप में मैंने परिभाषा लिख दी है। अब इसकी तुलना में जब आप उधर लिखेंगे आर्डर में, तो आप लिखिएगा फिर इसी के आगे कि परंतु, ठीक है, परंतु या जबकि। जबकि आर्डर उसे कहते हैं, ठीक है, या ऐसे लिखेगा जबकि आर्डर यानी आदेश धारा 2(14) में परिभाषित किया गया है, और धारा 2(14) के अनुसार जो डिक्री नहीं है वो आर्डर कहलाता है। यानी न्यायालय का ऐसा निर्णय जो डिक्री नहीं है वो आदेश कहलाता है। बस इधर का भी उत्तर आपका हो जाएगा। दूसरा है यह किसी वाद में होता है या ये किसी वाद में पारित किया जाता है। यानी डिक्री हमेशा किसी वाद में पारित किया जाता है, जबकि आर्डर किसी वाद के साथ साथ अन्य कार्यवाहियों में भी पारित किया जा सकता है। ये दूसरा आपका अंतर हो गया। तीसरा है सामान्यतया गुणागुण के आधार पे होता है। यानी डिक्री सामान्यतया गुणागुण के आधार पे पारित किया जाता है, अर्थात पक्षकारों को सुनने के पश्चात पारित किया जाता है। सामान्यतया शब्द मैंने यहाँ जोड़ दिया है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट नियम नहीं है, इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। जैसे एक्स पार्टी डिक्री पास कर दे, यानी एक्स पार्टी जो मामले की सुनवाई हो जाती है आदेश 9 रूल 6 के तहत, ठीक है, ऑर्डर 9 रूल 6 में एक्स पार्टी सुनवाई होती है, और एक्स पार्टी अगर सुनवाई हो गई तो उसे भी डिक्री माना गया है, तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन सामान्य नियम ये है कि ये जो है गुणागुण के आधार पे होता है, यानी अनमेरिट होता है। इसका मतलब है पक्षकारों को सुनने के पश्चात पारित किया जाता है या उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात पारित किया जाता है। जबकि ऑर्डर जो होता है वो उसमें सुनवाई दिया जाना जरूरी नहीं होता है, वो एक पक्षीय अक्सर भी हो सकता है। यानी वो जनरल नियम है, वो गुणागुण के आधार पे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला अंतर है सामान्यतया एक वाद में एक डिक्री पारित की जाती है। ये जनरल नियम है कि किसी भी एक सूट में एक
ऑर्डर जो है इन एक डिक्री पास की जाती है। कुछ अपवादिक दशाओं में एक से अधिक डिक्रियां पास की जाती हैं, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन जनरल नियम यह है कि प्रत्येक वाद में एक डिक्री पास की जाती है, जबकि आदेश किसी भी वाद या कार्रवाई में एक से अधिक हो सकते हैं, 2, 4, 10, 20 भी हो सकते हैं। अगला लिखा है सामान्यतया यह प्रारंभिक एवं अंतिम हो सकेगी। ठीक है, यानी जो डिक्री होता है ये सामान्यतया प्रारंभिक भी हो सकता है, अंतिम भी हो सकता है। डिक्री के दो प्रकार होते हैं, प्रारंभिक और अंतिम। ठीक है, डिक्री प्रारंभिक भी हो सकता है, अंतिम भी हो सकता है, लेकिन आदेश प्रारंभिक और अंतिम नहीं होता है, आदेश हमेशा अंतिम होता है। अगला अंतर यह है सामान्यतया हमेशा अपील योग्य होता है। सामान्यतया हमेशा अपील योग्य होती है, अर्थात जो डिक्री होती है जनरली इसकी हमेशा अपील होती है। सेक्शन 96। ठीक है, धारा 96 आदेश 40 इसके साथ पढ़ा जाएगा कि डिक्री हमेशा अपील योग्य होती है। कहाँ? धारा 96 और इसके साथ आदेश 40 पढ़ा जाता है। अब इसका मतलब है कि ऑर्डर जो है वो सामान्यतया अपील योग्य नहीं होता है। जी हाँ, कोई भी ऑर्डर अपील योग्य तभी होगा जब स्पष्ट तौर से उसके लिए लिखा गया, अगर नहीं लिखा गया तो वो ऑर्डर अपील योग्य नहीं होता। जबकि डिक्री के लिए जब तक मना न किया गया हो तब तक प्रत्येक डिक्री अपील योग्य होती है। बिल्कुल उल्टा है कि डिक्री सामान्यतया जब तक मना न किया जाए हमेशा अपील योग्य होती है, लेकिन आदेश जब तक लिखा न जाए तब तक अपील योग्य नहीं होती है। तो अब ऑर्डर की अपील कहाँ होती है? ऑर्डर की अपील अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 104 और ऑर्डर 43, आदेश 43 और धारा 104 में कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जिनको अपील योग्य बनाया गया है उसका उल्लेख किया गया है। अब आप यहाँ कहेंगे सर जी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं पूछूंगा क्या? आप कहेंगे सर जब ऑर्डर अपील योग्य है तो उसकी कुछ लिस्ट जो है ऑर्डर 43 में क्यों दी गई है और कुछ लिस्ट उसकी सेक्शन 104 में भी दी गई है? तो ये दो अलग अलग लिस्ट दो अलग अलग जगह क्यों दिए गए हैं? यानी डिक्री ऑर्डर 43 में भी कुछ आदेशों को अपील योग्य बनाया गया, उसकी एक लंबी लिस्ट दी गई है आदेश 43 में, और धारा 104 में भी कुछ आदेश को अपील योग्य बनाया गया, उसकी भी एक लिस्ट छोटी सी दी गई है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, आपके जहन में एक प्रश्न उठेगा कि सर ऐसा क्यों अलग अलग लिखा गया, दोनों चीजें एक जगह क्यों नहीं लिख दी गई? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इसका उत्तर प्लीज बताइए, तो फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा, अन्यथा मैं मान लूंगा कि आपको उत्तर आ रहा है। चलिए लास्ट लिखा है मैंने कि सामान्यतया द्वितीय अपील भी होती है, यानी जो डिक्री होती है, ये डिक्री के बारे में मैंने लिखा है कि सामान्यतया डिक्री की द्वितीय अपील भी होती है। ठीक है, कुछ ही दशाओं में होती है, हमेशा नहीं होती है लेकिन होती है। जबकि जो ऑर्डर होता है उसकी सेकंड अपील होती ही नहीं है, ऑर्डर की सेकंड अपील होती नहीं है, जबकि डिक्री की द्वितीय अपील का उल्लेख धारा 100 में किया गया है। वो आधार बताए गए हैं जब डिक्री की सेकंड अपील की जा सकती है, लेकिन ऑर्डर की सेकंड अपील तो होती ही नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा, प्रमुख अंतर देख लिए। ठीक है, हाँ ये महत्वपूर्ण अंतर है, ये आपकी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके सफिशिएंट उत्तर लिखा हुआ है, इतना लिखने में तो कम से कम एक से अधिक पेज आपके खर्च हो जाएंगे। इसी के विपक्ष में यानी इसी के इस पक्ष में आप जो है ऑर्डर में अंतर लिख लीजिएगा, जिसका उल्लेख मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को डिक्री एवं आदेश में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट लिख सकते हैं, सर ये बात नहीं समझ में आई और इसको अलग से वीडियो बना के आप समझा दीजिए, या मैं कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जैसे अब इसके बाद एक वीडियो बनना है आप लोगों का कि डिक्री, वो प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री क्या होता है। ठीक है, यानी प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री क्या होता है, फिलहाल अभी वो वीडियो नहीं बनाया गया है। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं उसमें इस बात को समझा दूंगा, या किसी भी और वीडियो में भी सीपीसी के समझा दूंगा। ठीक, चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग पीसीएस एपीओ एचजीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी स्टेट का, तो आप उसके लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।